कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को समझाए। मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ये आप लोग जाने होंगे, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका हिंदी में कहते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले जानिए कि यह कार्यक्रम होता क्या है, समझ गए चीज़ को। चलिए देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया। सबसे पहले जान लीजिए कि यह कार्यक्रम के बारे में पूछे तो पहले जानिए कि यह कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जरा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है यह भारत सरकार के द्वारा 2005 में जो है लागू किया गया, ये चीज़ें याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को बेहतर व उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य उद्देश्य ही था कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के एरिया है उसको जो है एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए, समझ गए। इसके लिए यह मिशन शुरू किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ओके, NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत अधिक ध्यान जो है एम्पावर एक्शन ग्रुप EAG राज्य व उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू और हिमाचल प्रदेश पर अधिक दिया गया। देखिए NRHM को तो संपूर्ण देश में लागू किया गया था, सभी देश के सभी राज्यों में, सभी गाँवों में, बट इसका ध्यान ज़्यादातर जो है उत्तर पूर्वी राज्य यानी जो जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है इस पर ज़्यादा दिया गया। ओके, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत 18 राज्यों में लागू किया गया था। इसका जो शुरुआत है 18 राज्यों में शुरू किया गया था, जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेत कमज़ोर थे। जिस राज्य में स्वास्थ्य संकेत मतलब हेल्थ इंडिकेटर्स जो है कमज़ोर था, वहाँ का सुविधा जो है कमज़ोर था, उस 18 राज्य में शुरू किया गया। 1 मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया। मतलब 1 मई 2013 को इधर आकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया। मतलब सीधा समझिए कि एक बक्सा है, इस एक बक्सा का नाम जो है हमारा जो है क्या नंबर है, A नंबर है, और इस A नंबर के बक्सा में जो है B और C को रखा गया। समझ गए चीज़ को। तो सेम कंडीशन यही है कि ये जो है आपका A नंबर वाला, इसे सीधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम दिया गया, और इसके अंदर में जो है 2 कार्यक्रम जिसे हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, इस दोनों को इस वाले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य वाले में रखा गया। समझ गए। चलिए अब देखिए, इस कार्यक्रम को मार्च 2018 से बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया गया। अब ये जो कार्यक्रम चलने वाला था 2018 तक चलने वाला था, लेकिन इसको 2020 तक जो है कर दिया गया। चूँकि सभी कार्यक्रम का अपना अपना एक अवधि होता है कि इतने अवधि तक के लिए चलाया जा रहा है, बट होता यह है कि धीरे धीरे उस कार्यक्रम को बढ़ाते बढ़ाते बहुत ही लंबा समय से चले आ रहता है। समझ गए। तो यही जो है आपका इतना बारे में जान गए। चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया था। तो एक लाइन में तो ऊपर समझ गए कि गाँवों को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को बेहतर सुविधा देने के लिए शुरू किया गया, लेकिन अब देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों होता है, क्या क्या चीज़ के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, इसका एक लक्ष्य ये था कि शहर में माता को और शिशु को होने वाले जो मृत्यु दर है उसमें कम करना। नेक्स्ट है कोई संक्रमण और गैर संक्रामक रोगों का रोकथाम करना, मतलब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्टेड रोगों को रोकथाम कैसे करना है, इसमें जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक बेहतर व प्रभावी बनाना, मतलब NRHM का एक उद्देश्य भी था कि जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको बेहतर से बेहतर बनाना है और इफेक्टिव बनाना है। ओके। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु व किशोर अवस्था को बेहतर बनाना। इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य उद्देश्य ये भी था कि प्रजनन, रिप्रोडक्टिव, मातृत्व और नवजात शिशु तथा किशोर अवस्था को बेहतर बनाना। ओके। नेक्स्ट है पोषण स्वास्थ्य को उपयुक्त बनाना, और जो पोषण है वह स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बने, इसके लिए ये इसका काम था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को पूर्ण रूप से लागू करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक काम ये भी था कि यह राष्ट्र में जो स्वास्थ्य नीति है जो पूरे देश लेवल पर लागू होता है, स्वास्थ्य के कानून, उसको पूर्ण रूप से लागू करना इसका काम है। समझ गए। तो ये 6 जो है काम था, 6, 7, 8 जितने भी काम हो आप और बेहतर और चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि गांव में एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, वही चीज़ें आपको रूरल हेल्थ मिशन NRHM के द्वारा भी किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है क्या क्या चीज़ें होता था इसके अंदर, समझ गए। मतलब जो NRHM है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, कौन कौन से कार्य किया जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला है कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। आशा जो है, आशा की नियुक्ति द्वारा समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य पहुँच बनाना। आप लोग देखते होइएगा कि गाँव में जो है देखते होइएगा मोहल्ला समय जो है आशा जो है सबके घर ज़्यादा कर जो है परिवार नियोजन, ठीक है, टीकाकरण सबके बारे में समझाती रहती है। तो यह आशा का जो है नियुक्ति इसी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किया गया। क्यों किया गया? ताकि जो सबसे अंतिम वर्ग है गांव का, सबसे कमज़ोर है, जहां तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है, वहां जाकर आशा जो है स्वास्थ्य पहुंचा सके, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे सके, ठीक है। नेक्स्ट है रोगी कल्याण समिति। आप लोग रोगी कल्याण समिति का नाम बहुत सुने होइएगा। तो दूसरा पॉइंट है अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों की स्थापना की गई ताकि क्षेत्रानुसार रोगी के कल्याण के लिए उचित कदम उठाया जा सके। इस RHNM के अंतर्गत जो है एक काम और किया गया कि रोगी कल्याण समिति का जो है क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, स्थापना किया गया। बेसिकली यह करता यह है कि अपने क्षेत्र में जिस भी अस्पताल में, सभी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इसे स्थापना किया जाता है। खासकर जिला अस्पताल जो सदर होता है वहाँ पे यह रोगी कल्याण समिति होता है। ओके, तो होता यह है कि यह रोगी कल्याण समिति जो है अपने क्षेत्र में रोगी के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाता है कि रोगी का कल्याण कैसे हो। ओके, तीसरा नंबर देखिएगा जननी सुरक्षा योजना है। जननी सुरक्षा योजना का मतलब होता है कि JSY, तो शॉर्ट में देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है व इसके लिए निश्चित नगद राशि दी जाती है। आप लोग सुने होइएगा कि गांव में जो होते हैं लोग, उनको कहा जाता है कि चलिए आपको हॉस्पिटल से जो है सरकारी हॉस्पिटल से आपको जो है हम क्या बोलते हैं परिवार नियोजन करवा देते हैं और सरकार से इसके बदले 1000 या 3000 रुपया भी आपको मिलेगा। तो लोग जो है जाता है इस लोभ से भी, ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना यही होता है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिला होती है उसको जो है प्रसव जो है डिलीवरी जो है सरकारी अस्पताल में जाके कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए उनको नगद रुपए भी कुछ दिया जाता है, ठीक है। चौथा यहाँ पे पॉइंट देखिएगा नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसके अंतर्गत जो है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस को भी कार्यान्वित किया जाता है। इस सेवा द्वारा ज़रूरत पड़ने पर 30 मिनट में एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको ज़रूरी है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है या इमरजेंसी है, तो आप अपने टोल फ्री नंबर पर जो सभी राज्य का अपना अपना एम्बुलेंस का सर्विस का टोल फ्री नंबर होता है, आप किसी भी गांव से कॉल करेंगे तो आपको 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस जो है आपके पहुंच जाएंगे आपके दरवाजे पर। ओके, चलिए, तो ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन रूरल में ही, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ही किया गया। नेक्स्ट है पांचवा नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब क्या है कि कोई भी क्षेत्र बिना स्वास्थ्य सेवाओं के न रहे, इसके लिए ऐसी यूनिट की स्थापना की गई, ठीक है। देखिए छठा है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र न बचे जो बिना स्वास्थ्य सेवा के रहे, तो इसके लिए इस जो है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट NMMU की स्थापना की गई। ओके, चलिए छठा नंबर यहाँ पे देखिएगा, छठा नंबर का है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ऊपर में क्या था कि जननी सुरक्षा योजना, अब यहाँ पे है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ओके, JSSY, ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत 1 वर्ष तक के शिशु व गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयाँ, जाँचें, रक्त व स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जननी शिशु सुरक्षा योजना का मतलब होता है, जननी मतलब क्या होता है माता, शिशु मतलब शिशु, मतलब माता और शिशु दोनों को, चाहे माता कोई गर्भ अवस्था में हो या 1 वर्ष तक का कोई बच्चा हो, तो उसको जो है सभी दवाइयाँ मुफ्त में, जांचें, रक्त और स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने का यातायात का सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाता है इसी जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत। ओके, चलिए 7वां नंबर के देखिएगा नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम। नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम का नाम होता है, देख लीजिए, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, महिलाएं व 6 से लेकर 60 माह तक के बच्चों में लौह जनित एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन व फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट खुराक दी जाती है। देखिए नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम का मतलब है कि वैसा महिला जो प्रेग्नेंट में हो, स्तनपान करा रही हो, या फिर 6 से 60 माह के ऐसे बच्चे जिसमें लौह के कमी से एनीमिया हो सकता है, तो उनको जो है फॉलिक एसिड व आयरन सप्लीमेंट का खुराक देना, यह नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम जो है इसी के अंदर में कार्यान्वित किया जाता है। किसके अंदर में? तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है 8वां देखिएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का मतलब क्या होता है? ऐसे जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहां मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है की रोकथाम के लिए, देख लीजिए,
150-30 बिस्तर के पूर्णतः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किए गए हैं। देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है, इसका मतलब होता है कि ऐसे जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होते हैं, जिस भी जिला एरिया में, वहाँ पे 30, 50 या 100 बिस्तर ऐसे होते हैं जो माता और बच्चे के लिए ही रखा जाता है। समझ गए, कि कोई भी इमरजेंसी होने पर उसे मिल सके, तो यही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग होता है। ओके, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही शुरू किया गया। एंड लास्ट में है 9वां है आदिवासी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ट्राइबल टीबी इराडिक्शन प्रोग्राम। ठीक है, देखिए 20 जनवरी 2017 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि आदिवासी क्षेत्रों में टीबी रोग का उन्मूलन किया जा सके। देखिए, पूरे देश में तो राष्ट्रीय जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ही, बट पर्सनल जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे टीबी के प्रति लोगों में जो है जागरूकता फैलाया जाए। टीबी के उन्मूलन के लिए जो है 20 जनवरी 2017 को ये जो है कार्यक्रम का शुरू किया गया और यह कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही क्रियान्वय किया जाता है। तो ये 9 प्रोग्राम आप लोग देखे हैं जो सबके सब जो है क्रियान्वित किया जाता है किसके अंदर, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर ही। तो उद्देश्य भी देख लिए, क्रियान्वित भी देख लिए, और होता क्या है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वो भी देख लिए। तो चीज़ को समझ गए, एक बार वीडियो को और देखिएगा तो समझ में आपको कंप्लीटली आ जाएगा। चलिए अब मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सब दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, एकदम आसान से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। TNAI, एक्सप्लेन TNAI, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आपके पूछे गए हैं जिसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए TNAI क्या होता है। सबसे पहले जानिए, TNAI का फुल फॉर्म होता है द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हिंदी में कहा जाए तो प्रशिक्षित नर्स भारतीय संघ, ये इसका पूरा नाम होता है। पहले नाम जानिए, द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI का फुल फॉर्म। इसका प्रारंभ जो है भारत में 1908 में लखनऊ में हुआ था या किया गया था। चीज़ को समझ गए, TNAI का शुभारंभ 1908 में लखनऊ में हुआ। ओके, पहले इसका नाम TNAI का पहले नाम था एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट्स। क्या चीज़, एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट्स पहले इसका नाम था। ओके, के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1950 में इसे भारत सरकार द्वारा सेवा संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। पहले जो है इसे 1900 शुरू कब हुआ, 1908 में ही। पहले नाम क्या था, एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, समझ गए। लेकिन 1950 में 42 साल के बाद भारत सरकार ने इसे अपने सेवा संगठन के रूप में मान्यता दिया कि आप जो है एक सर्विस दे सकते हैं। समझ गए। TNAI का उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, देख लीजिए। चूँकि यह एक संगठन है तो इसका क्या उद्देश्य होगा, देख लीजिए। नर्सिंग व्यवसाय को बढ़ावा देना, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देना TNAI का काम है। समझ गए। नर्सों में एस्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना को बढ़ाना, नर्स जो है उसमें एस्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना को बढ़ाना। ओके, नर्सों के शैक्षणिक आर्थिक व्यवसायिक कल्याण को बढ़ाना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नर्स होगा, नर्सों नहीं होगा, नर्स होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। नर्सों में एस्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना बढ़ाना, नर्सों के शैक्षणिक आर्थिक और व्यवसायिक कल्याण को बढ़ाना, साथ में नर्सिंग व्यवसाय को बढ़ाना। TNAI का मुख्य 3 उद्देश्य ये है, समझ गए, याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट चलते हैं TNAI के कार्य में। TNAI के कार्य क्या होता है, चलिए कार्य को देखते हैं आज। TNAI का क्या क्या कार्य होता है, वो ऑब्जेक्टिव तो हम देख लिए कि इसका शुरुआत क्यों किया गया। अब ये TNAI कार्य क्या क्या करता है देख लीजिए। सब में देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है टाइपिंग में, नर्स यहाँ पे होगा। नर्सों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना, TNAI का काम है कि नर्सों को उचित प्रशिक्षण मिले। ठीक है। दूसरा है नर्सिंग क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की शिक्षा को शामिल किया जाए। नर्सिंग क्षेत्र में अगर कोई भी मॉडर्न टेक्निक है तो उसको जो है इस शिक्षा में शामिल किया जाए। समझ गए, इसका एक काम होता है। रजिस्टर्ड नर्सों को सदस्य बनाना, इसका एक काम है कि जितने भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स है उसको अपना सदस्य बनाना। इसीलिए इसका नाम है द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी ट्रेनेड नर्स है, प्रशिक्षित नर्स है, सबका एक एसोसिएशन है, अपना संगठन है जिसमें सब जुड़ता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नर्सों का प्रतिनिधित्व करना। अब ये जो TNAI है यह राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है। नर्सिंग क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है।
TNI क्या करता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान होता है उसको बढ़ावा देता है। नर्सों के कल्याण के लिए विभिन्न बैठक, कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन करना। नर्स के जिस चीज़ के से कल्याण हो उसके लिए यह कार्य करता है, जैसे बैठक करना, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करना। ओके, चलिए एंड लास्ट वाला देखिएगा, यहाँ पे क्या कार्य है कि नर्सों के कल्याण के लिए सरकारी विभागों से समन्वय बनाना। अब इस संगठन का एक और काम है कि उसके जितने भी सदस्य हैं, जो नर्स है, उसका कैसे कल्याण हो, इसके लिए सरकारी विभागों से समन्वय बनाना इसका एक काम है। तो इस प्रकार से TNAI का यह काम 7 काम लिखिएगा। TNI का बेसिकली काम यही होता है कि यह नर्स के लिए, अपने नर्सिंग के लिए और नर्स के लिए काम करता है। नर्स को कैसे बेहतर किया जाए, नर्सिंग क्षेत्र को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे प्रोफेशनल बनाया जाए, कैसे एडवांस बनाया जाए, नर्सिंग का कल्याण, नर्स का कल्याण कैसे हो, इन तमाम चीज़ों के लिए यह क्षेत्र में काम करता है। और इसी को हम लोग द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि राज्य स्तर पर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम लोग राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझेंगे। एक क्वेश्चन से पूछता है, या तो पूछ देगा राष्ट्रीय लेवल पर बताइए स्वास्थ्य संगठन के बारे में, या पूछ देगा राज्य स्तर पर बताइए, या पूछ देगा जिला स्तर पर बताइए। तो अभी नेशनल लेवल पर हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग राज्य स्टेट लेवल पर देखते हैं कि स्वास्थ्य के कौन कौन से संगठन हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विस एट स्टेट लेवल। ठीक है, देखिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वय, मतलब बेहतर स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वय के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण एवं योजना निर्माण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बीच एक सामंजस्य होता है। वह केंद्र सरकार राज्य सरकारों के उनकी आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। देखिए राज्य स्वास्थ्य स्तर जो होता है राज्य स्तर पर, तो उसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण हो, योजना हो, निर्माण हो। देखिए राज्य अपने स्तर पर भी नीति का निर्धारण कर सकता है अपने राज्य के लिए। ठीक है, योजना निर्माण कर सकता है। ठीक है, और इस दौरान जो केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन होता है, राज्य स्वास्थ्य प्रशासन होता है, इसके बीच में सामंजस्य होता है। सामंजस्य क्यों होता है? क्योंकि मान गए अगर केंद्र से आप मिलजुल कर रहिएगा, राज्य वाला अगर केंद्र से मिलजुल कर रहेगा, तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों के आवश्यकता अनुसार इसे आर्थिक और टेक्निकल सहायता करता है। अगर आप अपने राज्य से और केंद्र के बीच नहीं सही रहेगा तो नहीं मदद करेगा, फिर आपका जो है स्वास्थ्य स्तर नीचे हो जाएगा या सारा प्रेशर सिर्फ राज्य पर ही आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के निम्न मुख्य अंग इस प्रकार है। आप लोग राष्ट्रीय केंद्र लेवल पर तो पढ़ ही लिए, अब राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में पढ़िए। यहाँ पे मुख्यतः 3 जो है आपके होते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार। ऊपर जो आप पढ़े थे जस्ट उसके ही ये सेम होता है। अगर आप लोग जो केंद्र वाला राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ लिए हैं तो यह पढ़ना बड़ी ही आसान है। ठीक है, सेम है, वहाँ भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय था, यहाँ भी ये मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार के अंदर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य सचिवालय, स्टेट हेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया DGHS, मैंने बताया भी था वहाँ पे, यह राज्य स्वास्थ्य सचिवालय होता है राज्य में, जबकि केंद्र में DGHS होता है। ठीक है, और जो आप लोग स्वास्थ्य सेवा परिषद जो देखे हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो देखे हैं, उसके समतुल्य में राज्य स्वास्थ्य निदेशालय होता है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वहाँ पे DGHS देखे हैं ना, वो DGHS ये तीसरा, वहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशालय देखे हैं, यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य निदेशालय है। ठीक है, वहाँ पे जो मिनिस्टर वाला देखे हैं वो यहाँ पे स्टेट लेवल पर है, और वहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो देखे हैं ना, वो यहाँ पे है राज्य स्वास्थ्य सचिवालय, स्टेट हेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो कि उसके केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के समतुल्य में है। तो ये राज्य स्तर पर ये 3 अंग है, इसको ध्यान में रखिए। हम जो आज टॉपिक लेकर आए हैं जननी सुरक्षा योजना, यह 10 नंबर में कई साल पूछा गया है। अलग अलग राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के बारे में विस्तृत से 10 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको परिचय जानिए कि जननी सुरक्षा योजना है क्या। जननी सुरक्षा योजना को शॉर्ट में JSY कहा जाता है, और ये जो JSY है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसका मेन मकसद है कि सुरक्षित मातृत्व योजना। इसका मेन जो है उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिलाओं की जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना। यानी आप लोग देखते होइएगा कि
प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान बहुत सारे महिला का डेथ हो जाता है ब्लीडिंग से या अन्य रीजन से। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं वो डेथ कर जाते हैं, उनको सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, इसलिए डेथ कर जाते हैं। तो महिला का मृत्यु या बच्चा का मृत्यु, किसी का भी मृत्यु हो जाता है तो यहाँ पे JSY के अंदर एक किया गया कि जो मातृ मृत्यु दर है, जो डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला का मृत्यु, बच्चा का जन्म के समय या जन्म के बाद मृत्यु, इसको कम करने के लिए JSY भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, अब भाई ये तो की गई, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है, देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत की गई थी। यानी ये जो JSY है, JSY योजना की शुरुआत यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 12 अप्रैल 2005 को की गई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। तो ये तो हो गया इसका मोटा मोटी परिचय। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आगे। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी योजना, कुछ भी चीज़ें लागू होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो JSY भी कोई ना कोई उद्देश्य के साथ आया, कोई ना कोई कारण के साथ आया। तो इसका उद्देश्य यही था लाने का कि जो भी गर्भवती महिला है उसको सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित किया जाए, कि अच्छे से प्रसव हो जाए, सुरक्षित हो जाए, ताकि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहे। इस योजना का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में, अस्पताल में अपनी डिलीवरी करवाएं। तो संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया। आगे था कि प्रसव के दौरान होने वाली जो भी जटिलता है, चाहे वो माता है या नवजात शिशु है, इसको रक्षा करना। अब मैंने ऊपर अभी बताया कि डिलीवरी के समय या तो महिला या तो बच्चा, किसी का डेथ हो जाता है कभी कभी कंडीशन में। तो इस योजना का यही उद्देश्य था कि जो भी प्रसव के दौरान जटिलता होता है, जिसके कारण माँ या बच्चे किसी का डेथ हो जाता है, तो उससे रक्षा करना, उससे बचाना, जटिलता को कम करना। ठीक है, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, इसका एक उद्देश्य यही है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करना, संस्थागत प्रसव हो इसको बढ़ावा देना, माता और बच्चा को रक्षा प्रदान करना, जटिलताओं को कम करना डिलीवरी के दौरान, और मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये मेन 4 इसका मेन जो है लक्ष्य था JSY का। समझ गए ना। अब आगे है यहाँ पे टारगेट लाभार्थी, यानी ये योजना किसको किसको लाभान्वित, यानी किसको किसको मिलता है। तो सबसे पहले जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कार्डधारी है, उन महिलाओं को, ST वर्ग के महिलाओं को, गर्भवती महिला जो सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रसव कराती है, वे महिला जो किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अपना डिलीवरी करवाती है, उनको ये फ़ायदा मिलता है। 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पहली या दूसरी डिलीवरी के लिए। तो ये सब जो है BPL SC वर्ग की महिलाएं सरकारी अस्पताल में कराने पर ये लाभ मिलता है। 19 वर्ष या इससे ऊपर के महिलाएं जो पहली और दूसरी बार बच्चे को जन्म दी है, उसको जो है ये लाभ मिलता है। ठीक है, अब ये लाभ में होता क्या है, तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है जो लाभ। अब इसके अंदर जो लाभ की बात है, उससे पहले हम इसका मेन घटक को समझते हैं। 2 घटक है, एक नगद सहायता, एक कैश असिस्टेंट। महिलाओं को प्रसव के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है, यह राशि सीधे उनके बैंक खाता में जमा की जाती है। पहला कैश असिस्टेंट में होता है कि जो महिला डिलीवरी के लिए आती है उसको डायरेक्ट आर्थिक सहायता दिया जाता है और वो आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है। यही फ़ायदा मिलता है अगर कोई सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाती हैं तो। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका। अब इसमें आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है, तो गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाना, नियमित टीकाकरण और जांच के लिए प्रेरित करना, प्रसव संस्थान तक पहुंचाने में सहायता करना, पोस्टनेंटल देखभाल सुनिश्चित करना। तो जो आशा कार्यकर्ता होती है, जो गांव के लेवल पर आपके मोहल्ला में होंगी, उनका काम ही है कि गर्भवती महिला जो है उसको पहचानना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना प्रेगनेंसी पीरियड में ही, उसका नियमित टीकाकरण करवाना, जांच करवाना, प्रेरित करना। ठीक है, जब डिलीवरी का समय हो तो अस्पताल तक पहुंचाना और
जब डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद की देखभाल सुनिश्चित करना, ये सब आशा का काम होता है। आप लोग देखते भी होइएगा, आपके गांव में आशा आती हैं तो प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे हो जाने तक, उसके बाद तक भी जो है महिला को ये हमेशा विजिट करते रहती है, समझ गए। अब देखिए JSY के अंदर जो मेन जो सहायता दिया जाता है, जो प्रलोभन दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अस्पताल में आकर डिलीवरी कराएं, जिससे उनका और उनके बच्चों का ख्याल रखा जा सके, उचित देखभाल मिल सके, कोई जटिलता हो तो उसका तुरंत प्रबंध मिल सके। तो सरकार के द्वारा ये योजना लागू किया गया। इस योजना में क्या होता है कि कुछ राशि दिया जाता है, सहायता राशि दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई महिला ग्रामीण क्षेत्र की है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो जो उच्च वर्ग वाले राज्य है, जैसे जिसका मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर जिसका उच्च है, जिस राज्य का, उस राज्य के माँ को राशि महिला को 1400 रुपया और आशा को 600 रुपया, कुल 2000 रुपया जो है मिलता है, ठीक है, समझ गए। और बाकी के जो अन्य राज्य है जिसका मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर कम है, रेशियो, तो उसको महिला को, प्रेग्नेंट वोमेन जो महिला होती है उनको 700 रुपये और आशा को 600 रुपये, कुल 1300 रुपये। तो ग्रामीण क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। एक उच्च MMR जिसका मातृ मृत्यु दर अधिक है जिस राज्य में, वहाँ की महिला को 1400 और आशा को 600 रुपये मिलता है, ठीक है। बाकी के जो राज्य बन जाते हैं, मीन्स जिसका मातृ मृत्यु दर कम है, तो वहाँ की महिला को 700 और 600, टोटल 1300। तो 2 विभाग, एक उच्च MMR और एक निम्न MMR वाले राज्य है, और इस हिसाब से पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे शहरी क्षेत्र है। अब शहरी क्षेत्र में भी सेम कंडीशन है। जो उच्च MMR वाले राज्य है वहाँ पे 1000 रुपये महिला को दिया जाता है और आशा को 200 रुपये, टोटल 1200 रुपये, समझिएगा। उच्च MMR वहाँ भी था, ग्रामीण में भी, शहरी में भी है, सेम है, बस राशि जो है बदल जाता है। अब चूँकि शहर का है तो शहर में तो ऐसे भी ठीक ठाक लोग होते हैं, पैसा, आर्थिक स्थिति ठीक होता है, इसलिए थोड़ा कम रुपया 1000 दिया जाता है उच्च वाले में। और निम्न वाले में सेम है, निम्न वाले में वहाँ 700 दिया जाता है, यहाँ पे 100 कम करके 600 दिया जाता है, ठीक है। बाकी आशा का राशि वहाँ दोनों जगह 600 था, तो यहाँ दोनों जगह 200 है, बात समझ गए। और ये तो कुल राशि है। तो आपको ध्यान में रखना है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रुपया दिया जाता है, दोनों में अलग अलग प्राइस है, पैसा है, ठीक है। तो ऊंच वाला अगर शहर है तो 1000 और ऊंच वाला अगर ग्रामीण है तो 1400, समझ गए ना। और बाकी अन्य में ग्रामीण है तो वहाँ पे 700 और अन्य अगर शहरी क्षेत्र है तो 600 रुपये, ठीक है। ये सहायता दिया जाता है डिलीवरी के बाद, ठीक है। अब आप लोग में से कुछ लोग नहीं समझे होंगे कि ये उच्च MMR वाले राज्य कौन कौन सा है। तो देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर। बेसिकली आप इतना समझिए कि जो हिंदी भाषी एरिया है वहाँ पे MMR ऊंच है, यानी वहाँ पे प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर अधिक होता है। इस रीजन से इन सभी राज्यों को उच्च MMR में रखा गया है और इन सब महिलाओं को जो है उच्च MMR की तरह यहाँ के महिलाओं को रुपए मिलते हैं, ठीक है। बाकी इन सब के अलावा जो भी राज्य है सब जो है आता है अन्य राज्य में जिसको कम राशि दिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए। अब है यहाँ पे कि इसका पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देख लीजिए। तो इसको लिए कौन पात्र होता है, तो महिला का पंजीकरण ANM या आशा के माध्यम से होना चाहिए, तभी वो महिला पात्र होती है। केवल संस्थागत प्रसव, सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी संस्थान पर लाभ मिलता है। ये प्रसव के समय महिला जीवित होनी चाहिए तभी लाभ मिलता है, ठीक है। सरकारी अस्पताल में प्रसव होने पर ही नगद सहायता दी जाती है। तो ये सब एलिजिबिलिटी है, जहाँ पे सबसे पहले पंजीकरण महिला का प्रेगनेंसी के दौरान ANM या आशा के द्वारा हुआ हो। केवल जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहीं पर यह लाभ मिलता है। प्रसव के दौरान महिला जीवित है तभी यह लाभ मिलता है। सरकारी अस्पताल में प्रसव होने पर ही यह लाभ मिलता है। तो ये सब पात्रता है जहाँ पे लाभ मिलता है, ओके। अब डिलीवरी के दौरान आशा की भूमिका इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या क्या भूमिका है, तो गर्भवती महिला की पहचान करना, ठीक है। पहले तो आशा का काम होता है कि वो अपने मोहल्ले में 1000 के जनसंख्या पर ही उसको नियुक्ति किया जाता है। तो उसका काम है कि लगातार वो जो है विजिट करके देखते रहना कि किस घर में किस में महिला प्रेग्नेंट है, उसको पहचान करना, उसे एंटीनेंटल चेकअप करवाना, ठीक है। प्रसव के दौरान चेकअप के लिए प्रोत्साहित करना, टीकाकरण, आयरन की गोलियाँ दिलवाना, प्रसव के समय अस्पताल ले जाना, प्रसव के बाद देखभाल और नवजात की देखभाल में मदद करना। यानी कुल मिला के आशा का काम है कि महिला को प्रेग्नेंट से पता लगाने से लेकर उसे सफल डिलीवरी कराने तक पूरा रोल जो है
सहायता का, मदद का, टीकाकरण का, सबका आशा का होता है, सीधा समझिए, ठीक है ना। अब ये JSY जो है, JSY का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो सबसे पहले इसका महत्व यही है कि यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को सहायता दिलवाता है ये। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है इससे। महिला स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में अब डिलीवरी करवा रहे हैं। तो ये इसका जो है क्या हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। अब इसका किसी भी चीज़ का महत्व होता है तो उसका चुनौती भी होता है। चुनौती क्या है, तो कुछ क्षेत्रों में योजना की जानकारी का अभी भी अभाव है, नगद सहायता में देरी होती है मिलने में, कुछ जगहों पर भ्रांतियां और सामाजिक बाधाएं हैं, और आशा को समय पर भुगतान न मिलना, ये सब कुछ चुनौतियां हैं। अगर आशा को समय पर भुगतान नहीं देंगे, महिला को समय पर भुगतान नहीं देंगे, तो क्यों वो उतना टेंशन लेने जाएगा इधर उधर करने, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चुनौतियाँ भी है। दूसरी चीज़ें इस JSY का मुख्य बातें ये है कि इस दौरान महिला को फ्री एम्बुलेंस घर से प्रसव के संस्थान तक ले जाता है, फिर वापस फ्री ऑफ कॉस्ट में एम्बुलेंस जो है घर पर लाकर छोड़ता है। तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जो महिला अगर डिलीवरी के लिए अस्पताल जाती हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में एम्बुलेंस ले भी जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है घर पे पहुंचा भी देता है डिलीवरी के बाद एम्बुलेंस। तो मुफ्त में एम्बुलेंस भी मिलता है इस योजना के तहत। बात समझ गए। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से क्या समझते हैं, सबसे पहले समझाना है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से क्या समझते हैं, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफिंग पैटर्न को समझाना है। मीन्स CHC जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे स्टाफ जो है कितने कितने कौन से स्टाफ होते हैं, इस पैटर्न को समझाना है। साथ में कम्युनिटी हेल्थ का जो है कार्यों को बताना है। मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं उसको कार्यों को भी बताना है। तो यह क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कभी भी पूछेगा तो यह पैटर्न जरूर पूछेगा, तो पैटर्न को याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए हमको समझाना क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता क्या है। तो आप लोग जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए भी यह कारगर है, थर्ड ईयर वाले के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, दोनों में है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC होता क्या है। शॉर्ट में CHC और फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। देखिए ये सेवा के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराता है। देखिए ये क्या होता है, जो है एक क्या होता है, हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है यह क्या करता है कि यह मैदानी क्षेत्र के 1,20,000 के जनसंख्या, जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र के 80,000 के जनसंख्या पर जो है यह जो है स्थापित किए जाते हैं। मीन्स इसका मतलब हो गया कि इस सेवा के अंतर्गत, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत जो केंद्र का स्थापना होता है ना, वह मैदानी क्षेत्र के समतल एरिया में 1,20,000 के जनसंख्या पे, जबकि पर्वतीय और आदिवासी जो क्षेत्र होता है वहाँ 80,000 की जनसंख्या पर जो है आपके यह CHC स्थापित किए जाते हैं। ओके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य जनसंख्या को कवर करता है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका स्थापना कहाँ किया जाता है, तो यह प्रखंड स्तर पर जो होता है ना, प्रखंड के जो विकास खंड है वहाँ पे स्थापित किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा सभी के प्रखंड में जो है एक एक CHC रहता है, मतलब यह ब्लॉक लेवल पर होता है CHC, और यह ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या को ही कवर करता है, ठीक है। जो शहर रहता है वो तो सदर में जाता है, मेडिकल कॉलेज में वगैरह में जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है CHC ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या को ही यह कवर करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है। अब इस सेवा के अंतर्गत जो सेवा उपलब्ध होता है वह क्या होता है, परिवार नियोजन होता है। परिवार नियोजन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको हल्के से लेकर हल्का मध्यम तक जो है यहाँ पे इलाज संभव होता है। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है तो फिर जिला अस्पताल होता है और उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज होता है, ठीक है। तो यही जो है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे चलिए बताते हैं। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं और स्त्री रोग होते हैं, ठीक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, और बाल रोग विशेषज्ञ, कुल 4 डॉक्टर होते हैं, ठीक है। स्टाफ पैटर्न आप यहीं से समझ सकते हैं। यहाँ पे इस केंद्र पर एक सर्जन होते हैं, ठीक है, एक फिजिशियन होते हैं, ठीक है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं और एक बच्चे के लिए बाल रोग विशेषज्ञ, कुल 4 डॉक्टर यही होते हैं, ठीक है। 4 डॉक्टर हो गए।
उसके बाद प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड जो है उपलब्ध होता है। 30 बेड का जो है अस्पताल यह होता है, ठीक है। जहाँ पे एक एक्सरे कक्ष होता है, एक्सरे रूम होता है, एक जो है प्रस्तुति लेबर जो है वार्ड होता है, लेबर कक्ष होता है, और एक आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, और प्रयोगशाला की भी सुविधा यहाँ पे होता है। तो यह सब आपके सामुदायिक केंद्र में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल समझाना है। तो आप ये चीज़ तो समझ गए कि 4 डॉक्टर होते हैं। कौन कौन डॉक्टर होते हैं पता है? सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड लगा होता है, 30 बेड होता है उपलब्ध यहाँ पे। एक एक्सरे रूम होता है, एक लेबर वार्ड, एक प्रस्तुति कक्ष होता है जहाँ पे लेबर वगैरह होता है, प्रेशर वगैरह, और आपके ऑपरेशन थिएटर भी होता है यहाँ पे, और प्रयोगशाला की भी सुविधा, मतलब लैब का भी सुविधा होता है जहाँ पे जाँच वगैरह होता है, ठीक है। यह 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल केंद्र का काम करता है। मतलब यहाँ से 4 जो है पीएचसी जो होता है ना, आपके पीएचसी भी बताएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसके स्टाफ पैटर्न, इसके कामों को। तो पीएचसी भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल समझिए कि 4 पीएचसी को जो है एक आपका सीएचसी जो है कवर करता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4 जो पीएचसी होता है ना, उसको कवर जो है एक सीएचसी करता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो समझ लीजिए। चूँकि एक पीएचसी कितना के जनसंख्या पे होता है? 20 से 30 हज़ार के जनसंख्या पे, ठीक। तो ये चीज़ समझ गए कि 4 पीएचसी के बराबर एक जो है आपके क्या होते हैं? सीएचसी होते हैं। अब कैसे आप लोग समझिए। जैसे पीएचसी कितना 20 हज़ार के जनसंख्या है मैदानी इलाका में, वहीं पर बात किया जाए तो मैदानी इलाका में 30 हज़ार के जनसंख्या पर, ठीक है। और वहीं पर बात की जाए पर्वतीय क्षेत्र में तो 20 हज़ार के जनसंख्या पर। अब 20 हज़ार में 4 से गुना कीजिए तो 80 हज़ार होता है जनसंख्या। तो 80 हज़ार यह हो गया पर्वतीय क्षेत्र का, और 30 में 4 से गुना कीजिए तो 1,20,000 हो जाएगा। और यही तो 80,000 से लेकर 1,20,000 के जनसंख्या को यही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो जो है कवर करता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझ गए कि 4 पीएचसी बराबर एक रेफरल का काम कौन करता है? सीएचसी करता है। समझ गए? तो ये सीएचसी के बारे में आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टाफ रहते हैं और कितने कितने संख्या में, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। आपको तो बता दिए कि डॉक्टर जो है 4 होते हैं। कौन कौन डॉक्टर? शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी और मेडिसिन। 4 डॉक्टर हो गए, पता है। नर्स होती है यहाँ पे, इसमें मिडवाइफ होती है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, नर्स ग्रेड 2 और नर्स ग्रेड 1 होती है, ठीक है। 2 वाला में आपका एएनएम आ जाता है, 1 वाला में स्टाफ नर्स जो ग्रेड ए होता है वो आ जाती है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी होती है और मिडवाइफ भी होती है। कुल मिला के 7 जो है आपके नर्स होते हैं, इतना याद रखिए। बाकी जो भी आप आगे देखिएगा, सिर्फ सफाई कर्मी छोड़कर, सफाई कर्मी 3 के संख्या में यहाँ पे होता है। उसके बाद बाकी सब जो है 1-1 के जनसंख्या में होता है। जैसे ड्रेसर 1 होता है, फार्मासिस्ट 1 होता है, प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट 1 होता है, रेडियोग्राफर एक्सरे करने वाला 1 होता है, वार्ड बॉय 1 होता है, धोबी 1 होता है, ठीक है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 1 होता है, माली 1 होता है, चौकीदार 1 होता है, ठीक है। माली अलग है, चौकीदार अलग है, दोनों एक में टाइपिंग हो गया है, गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माली 1 के संख्या में और चौकीदार 1 के संख्या में। तो चौकीदार नीचे आ जाएगा और 1 और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों 1-1 होता है। आया 1 होता है और 4th ग्रेड के कर्मचारी 1 होता है। कुल मिलाकर टोटल सीएचसी पर 25 स्टाफ का पैटर्न होता है। समझ गए? तो आप क्या समझे? 4 डॉक्टर, 7 नर्सेज, ठीक है, कुल 11 हो गया। 3 इसमें प्लस कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, सफाई कर्मचारी, तो 14 हो गया, ठीक है। और बाकी के सब जो है 1-1 होता है, 1-1, ठीक है। 11 जो भी है सब 1-1 होगा। देख लीजिए, चतुर्थ वर्गीय सब 1-1, टोटल 1-1 जितना होता है ना हॉस्पिटल में, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, रेडियोग्राफर, ठीक है, वार्ड बॉय, सब जो है, माली, चौकीदार 1-1, आया 1, चतुर्थ वर्गीय 1, टोटल 1-1 होता है। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखिए जो ज़्यादा होता है। डॉक्टर 4 होते हैं, नर्सेज 7 होती है, सफाई कर्मचारी 3 होती है, और इस सब के अलावा जो भी है सब 1-1 होता है, और टोटल संख्या में 25 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे वाहन होने पर ड्राइवर तथा मांगलिक कार्य हेतु लिपिक को रखा जाता है। यानी ऑफिशियल कार्य, देखिए स्टाफ पैटर्न 25 ही होता है, लेकिन काम के हिसाब से जो है, अगर ड्राइव वाहन है तो उसके लिए ड्राइवर 1 होता है, और अगर हमें ऑफिशियल काम है, मांगलिक कोई कार्य है, तो उसके लिए क्लर्क यानी लिपिक को रखा जा सकता है। लेकिन पैटर्न में 25 ही होता है, ये सब ज़रूरत के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है, समझ लीजिए। अब हमसे कार्य भी पूछा है, स्टाफ पैटर्न तो समझ गए। अब हमसे पूछा है कि कार्यों को बताएं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन कौन से कार्य होते हैं इस केंद्र पर, उसके कार्य को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कार्य को समझते हैं।
पहला है विशेषज्ञ सेवाएं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग प्रदान करना। पहला काम ये होता है कि जैसे 4 डॉक्टर होते हैं, अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, तो वह जो है क्या करते हैं, अपना सेवा प्रदान करते हैं। जैसे मेडिसिन वाले मेडिसिन, फिजिशियन, सर्जरी वाले सर्जरी का काम, स्त्री रोग वाले स्त्री का काम, शिशु रोग वाले बच्चे को देखते हैं, तो यह विशेषज्ञ सेवा प्रदान करते हैं, पहला काम। दूसरा, सभी उपचारात्मक तथा रोग निवारक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना। अब CHC जो होता है ना, यहाँ पे सभी प्रकार के थेरेप्यूटिक और रोग के निदान वाला चिकित्सीय सेवाएं प्रदान किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि उपचारात्मक तथा रोग निवारक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब जो PHC है उस केंद्र के लिए जो है यहाँ पे परामर्श दिया जाता है कि आप PHC पर भी जो है अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। PHC के कार्यों को निगरानी और निरीक्षण करना। अब एक CHC के अंतर्गत जो 4 PHC आता है ना, तो ये चारों PHC के कार्यों को निगरानी किया जाता है, ठीक है। सबको चारों को जो है परामर्श यहाँ से दिया जाता है, मतलब चारों का हेड कौन हो जाएगा, एक CHC हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उसके कामों को, PHC के कामों को निगरानी और निरीक्षण का भी काम किया जाता है, ओके। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सक्रिय सहभागिता का होना। CHC के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलते हैं, नेशनल तौर पे राष्ट्रीय कार्यक्रम, सबको यहाँ से क्रियान्वयन किया जाता है और सब में सक्रिय रूप से जो है CHC भाग भी लेता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य तथा परिवार शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सेवा प्रदान करना। अब यहाँ पे सबसे प्रमुख जो काम होता है वह शिशु के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवा जो है प्रदान किया यहाँ पे जाता है, ओके। 7वां है रोगियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जिला अस्पताल, टीचिंग अस्पताल के लिए रेफर करना। और CHC का इतना ज़्यादा जो है आपको पावर है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ का उपलब्ध नहीं है सेवा, तो रोगी को जिला अस्पताल, जिसे सदर कहते हैं आप लोग, और टीचिंग अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज वगैरह होता है जहाँ पे पढ़ाई भी होता है, वहाँ पर भी यह रोगियों को रेफर कर सकता है CHC वाला। तो CHC वाला देखिए, PHC वाला किसको रेफर करेगा, CHC को। CHC किसको रेफर करेगा, सदर या मेडिकल कॉलेज को। तो यह जो है आपके यहाँ पे काम होते हैं, बात नहीं है, ठीक है। चलिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवा से आप क्या समझते हैं? आप दिमाग लगाइए कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा मतलब स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा कैसा होता है, इससे हम क्या समझेंगे, बताना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्यों, कारण की व्याख्या करें। हमें ये बताना है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो है, स्कूल हेल्थ सर्विस जो है, किसी भी गांव या किसी भी कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कैसे, कारण बताना है, कारण देना है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो है समुदाय के लिए एक कैसा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा कैसे है, इसका कारण बताना है, ठीक है। तो ये रीजन देना है, या फिर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है। वही सब चीज़ें हैं, वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। माय डियर, सबसे पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विस होता क्या है। पहले इस चीज़ को समझिए। माय डियर, स्कूल स्वास्थ्य सेवा वे समग्र मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है ना, सभी चीज़ों को मिलजुल। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं वे समग्र स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, कार्यरत अध्यापक तथा अन्य स्टाफों को बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन तथा रोगों के उपचार के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। माय डियर, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो होता है, स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य का सेवा होता है। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते तो सिर्फ बच्चे का ही देखभाल किया जाता है। स्कूल में जो है, जो भी टीचर होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनको भी बीमारी हो सकता है, उनका भी सेहत गड़बड़ हो सकता है। तो बच्चे के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कार्यरत अध्यापक है, अन्य स्टाफ है, उनको बीमारी की रोकथाम, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा रोगों के उपचार के उद्देश्य से यह जो है सेवा प्रदान किया जाता है। तो चीज़ों को समझ गए, यही हमारा स्वास्थ्य सेवा होता है जो स्कूल में दिया जाता है, इसीलिए इसे स्कूल स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा बालकों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, पोषणीय आहार, दुर्घटनाओं से बचाव, पर्याप्त आराम, नशाखोरी एवं अन्य व्यसनों से दूर रहने आदि के संबंध में स्वास्थ्यकर आदतें विकसित की जा सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि एक स्कूल जो देखते होइएगा, बच्चा सबका जो स्कूल होता है गाँव में, या गाँव में जो सरकारी स्कूल होता है या प्राइवेट ही ले लीजिए, तो देखते होइएगा कि जो
स्कूलिंग वाले जो बच्चे होते हैं, देखते होइएगा कि उनका एक एक स्कूल में सरकारी में 2-2 250 बच्चे रहते हैं, 5वां तक 8वां तक होता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि कहीं ना कहीं एक मोहल्ला में या एक गांव में 2-3 स्कूल होते हैं और उसमें लगभग 2-2 3-3 सौ जो है बच्चे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जो है एक राज्य में, एक जिला में, एक ब्लॉक में कहा जाए तो कितना बच्चा होगा स्कूल वाला। तो उन सभी बच्चों में हमें स्वच्छता के बारे में बताना हो, ठीक है, नशाखोरी ना हो इसके बारे में बताना हो, आदि व्यसनों से दूर रहे, ठीक है, दुर्घटना से कैसे बचाव करना है, पोषण में कैसे कौन कौन से आहार लेना है, व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता कैसे बनाना है, इन सबको जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में जो है बताया जाता है। उनके आदत को जो है ढाला जाता है, ऐसे बनाया जाता है जिससे वह जो है एक सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके और वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बना सके, ठीक है। तो इस उद्देश्य से जो है देखभाल दिया जाता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। बच्चों को, समझ गए, बच्चों को बताया जाता है कि कैसे स्वच्छता रहना है, कैसे व्यक्तिगत स्वच्छता है, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, कैसे कौन से भोजन करनी चाहिए, ठीक है, दुर्घटना होने पर कैसे बचना चाहिए, दुर्घटना होने से कैसे बचे, आराम कैसे कितना लेना चाहिए, नशाखोरी नहीं करना चाहिए, आदि चीज़ों को व्यसनों में नहीं जो है आदि व्यसनों से दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के हित के लिए कैसे आदत को विकसित करना है, इस चीज़ को बच्चों में बताया जाता है। जाहिर सी बात है, आप स्कूल में अगर पढ़े होइएगा तो देखते होइएगा कि हेल्थ टीम जो है, स्वास्थ्य की टीम आती है और स्कूल में जो है वह शिक्षकों से लेकर बच्चों के बीच में अच्छी चीज़ बताती है, ठीक है, बच्चों को दिखा कर बताती है, उनके हेल्थ का चेकअप करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्कूल में जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है वह हमारा स्कूली स्वास्थ्य सेवा होता है, जो बच्चे, स्टाफ और अन्य अध्यापक के बीचों में जो है यह सेवा दिया जाता है। साथ में खासकर मेन उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका जो है वृद्धि, विकास और उसके स्वच्छता के बारे में, आहार के बारे में, ठीक है, दुर्घटनाओं के बारे में अच्छे परिपूर्ण जानकारी हो, इसके लिए जो है ये सब चीज़ें विकसित किया जाता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। समझ गए? चलिए, तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन मैं बार बार इतना न समझाता हूँ, बोलता हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये जो सेवा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है, तो माय डियर उद्देश्य देख लीजिए, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण कार्यक्रमों द्वारा स्कूली बालकों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। अब स्कूली स्वास्थ्य सेवा का यही उद्देश्य है कि स्वास्थ्य का निरीक्षण करना, देखभाल करना, पोषण कार्यक्रम के बारे में बच्चों में बताना और उनके वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। पहला पॉइंट यही मुख्य पॉइंट होता है इसका उद्देश्य में, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, क्योंकि स्कूल में बच्चे ग्रुप में होते हैं, सभी बच्चे आपस में खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, तो संक्रमण होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो इस संक्रमणों को कैसे रोकथाम और नियंत्रण करना है। तीसरा है स्कूल में स्वस्थ रहने को प्रोत्साहन देना, जिससे स्कूली बालक स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए। अब स्कूल में जो है स्वस्थ रहने के लिए बच्चों में मोटिवेशन, प्रोत्साहन जो है दिया जाता है, ताकि बच्चे खुद के स्वास्थ्य के प्रति जो है अच्छे से रवैया अपना सके। समझ गए ना। तो कुछ ये जो है ज़्यादा इसमें उद्देश्य नहीं है, आप सीधा समझिए कि स्कूल में स्कूली स्वास्थ्य सेवा यानी स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य की सेवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, बच्चों से लेकर अन्य स्टाफों के उद्देश्य को आप लिख सकते हैं। तो आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, अपना दिमाग अप्लाई कीजिए और सोचिए कि उद्देश्य क्या होता है। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर गुजर चुके हैं, तीसरे ईयर में आए हैं, तो अभी भी अगर उद्देश्य के मतलब नहीं समझते हैं तो फिर समझिए कि क्या होने वाला है, आप ही समझिए, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब माय डियर, यहाँ पे जो स्कूली स्वास्थ्य सेवा है यह सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हम लोग जानते हैं कि जो स्कूल में दी जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवा होता है वह किसी भी कम्युनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम, डायमेंशन होता है, ठीक है। इससे निर्धारित होता है कि स्कूल में स्वास्थ्य सेवा अगर दिया जाता है तो उससे बच्चे में जागरूकता रहता है, बच्चे में शिक्षा पहुँचता है स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है ना, और वह जो है संभल के रहता है। अगर उसे इन सभी चीज़ों से जागरूकता नहीं कराया जाए, नहीं बताया जाए, तो क्या होगा, गंदगी में खेलेगा, वह जो है अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, आसपास के पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा और जो मन होगा वो अपना करेगा, तो उससे क्या होगा, घाटा ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का निम्नलिखित कारण है। कौन कौन कारण है? तो पहला देखिए, बड़ी संख्या। स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने का मेन मकसद ये होता है कि स्कूल में जो संख्या होता है वह बड़ा होता है। आप चाहें तो सेवा देने जाएंगे तो एक दिन में अगर आप एक स्कूल का चयन करेंगे तो लगभग 150-200 जो बच्चा स्कूल में है उसको आप एक बार में जो है बता सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में, ठीक है। चेकअप कर सकते हैं, उसमें जो बच्चा ज़्यादा गंभीर लग रहा है उसको चेकअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या, चूँकि हमारे देश में
स्कूल वाले जो स्कूलिंग जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनका संख्या अधिक होता है। एक कारण होता है कि इनमें जो है एक बड़े सा जो है हकदार होते हैं। यह जो स्कूली बच्चे होते हैं स्वास्थ्य के एक बड़े से हकदार होते हैं स्वास्थ्य सेवा का। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है दिया जाता है एक बड़ी जनसंख्या होने के कारण। समझ गए। दूसरा है वृद्धि और विकास का समय। अब ये जो नॉर्मली 5 से 14 या 15 वर्ष का जो समय होता है बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास का समय होता है। इस समय बच्चे में भावनात्मक हो, शारीरिक हो, ठीक है, ये सब परिवर्तन होते हैं। उसको जैसा आप मार्गदर्शन देंगे वैसा ही सीखेगा, जो सिखाएंगे वही सीखेगा। तो इस हिसाब से इस समय वृद्धि और विकास का बहुत बड़ा अच्छा समय होता है। इस कारण से जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा इस समय बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को देना। समझ गए। तीसरा है रोगों की शीघ्र पहचान। अब होता यह है कि बच्चा में रोगों को शीघ्रता से पहचाना जाता है, ठीक है। स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसकी शीघ्र से हम पहचान कर लेते हैं कि बच्चा संक्रमण से ग्रसित है या कुपोषण से ग्रसित है। अगर बच्चा संक्रमण से ग्रसित है उसका भी पहचान आसानी से कर लेंगे। अगर कुपोषण से ग्रसित बच्चा है तो उसका भी जो है हम लोग स्कूली स्वास्थ्य सेवा के जरिए अच्छे से समय रहते हुए जल्दी से पहचान लेते हैं, ठीक है। जिससे होता यह है कि समय रहते हम उसका उपचार कर लेते हैं, रोकथाम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस समय जो है रोगों को शीघ्रता से हम लोग पहचान लेते हैं। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जरूरी होता है। चौथा है समूह में रहना। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि समूह में रहने से नया सामाजिक और मानसिक अनुभव होता है। जब आप समूह में रहते हैं 2-4 व्यक्तियों, 10 व्यक्तियों, 50 व्यक्तियों के आप समूह में रहते हैं तो आप सबसे कहीं ना कोई चीज़ें सीखते हैं। सबके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो जिसका व्यवहार जो है अट्रैक्टिव रहता है, अच्छा रहता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अनुभव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। तो ये तो होता है। बट समूह में बच्चा जो स्कूल में होता है 200-150 जो बच्चा पढ़ता है एक साथ स्कूल में, तो उन बच्चों में साथ रहने के कारण उस पर क्या होता है संक्रमण भी फैलने का जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। और यह संक्रमण चूँकि छुट्टी के बाद बच्चा अपने घर जाता है तो हो सकता है जो संक्रमण दूसरे बच्चे से उसको स्कूल में हुआ है वह जो है क्या करेगा अपने घर में ले जाएगा। घर में जाएगा, माँ से मिलेगा, पापा से मिलेगा, भाई से मिलेगा, सबको हो सकता है घर में संक्रमण भी फैला दे। तो चूँकि समूह में रहने से व्यक्ति को संक्रमण भी होता है और कहा जाए तो व्यक्ति का आंतरिक विकास व्यवहार में भी जो है नया कुछ चीज़ें अनुभव आता है। बट इससे संक्रमण भी होता है तो यह संक्रमण घर तक ले जा सकता है बच्चा। इसके लिए जो है क्या होता है कि आपके स्कूल में स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे समूह में रहते हैं और समूह में होने से संक्रमण का भी खतरा होता है और वह संक्रमण बच्चे अपने घर तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि समूह में रहने के कारण स्कूल में स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। 5वां है नियंत्रित जनसंख्या। स्कूल बालकों की जनसंख्या नियंत्रित है। उनका एक विशेष आयु समूह है, अतः उनका आसानी से निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जा सकता है। अब आपको मैं बता दूं नियंत्रित जनसंख्या का मतलब है अगर किसी स्कूल में मान गए 400 बच्चे के टोटल एडमिशन है, ठीक है, सभी जो है क्लास मिला लगाकर अगर 400 बच्चे का एडमिशन है एक स्कूल में वो तो जो है निश्चित है 400 निश्चित है। 400 ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 400 बच्चे ही स्कूल में आएंगे। अगर टोटल बच्चे प्रेजेंट हो जाएंगे तो 400 ही ना होंगे। लेकिन अगर किसी आप अननोन जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे पहले 10 आदमी आएगा, फिर धीरे धीरे जमा होकर 15 हो जाएगा, फिर जमा होकर 30 हो जाएगा, फिर जमा होते होते फिर जो है 40 आदमी हो जाएगा, फिर 50 होगा, जिसका आपको लिमिट नहीं रहेगा कि आदमी कितना आएगा नहीं आएगा। बट जो है स्कूल में एक निश्चित जो है जनसंख्या होता है। अगर आपको पता है कि इस स्कूल में 400 है तो आप उसी के हिसाब से स्वास्थ्य सेवा अपना देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कारण है कि नियंत्रित जनसंख्या होने के कारण स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है दिया जाता है, ठीक है। और छठा है स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने के कारण जो है उसमें शिक्षा के अवसर होते हैं, ठीक है। अब जो बचपन होता है उसमें बच्चा सीखता बहुत जल्दी है, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। अब अगर गंदे चीज़ बताएंगे उसको तो गंदे चीज़ को ही ऑब्जर्व कर लेगा। अगर आप उससे सही रास्ता पर बताएंगे, सही बात बताएंगे तो वो सही बात का ऑब्जर्व करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो शिक्षा का अवसर होता है इस समय तो स्वास्थ्य सेवा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों में उसके बिहेवियर को, व्यवहार को, उसके आचार विचार को स्कूल में जो है उसी प्रकार से जो है हम स्वास्थ्य शिक्षा दें जैसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा जो है आचार विचार में ढल सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जैसा स्कूल में सीखता है वही घर पर जाकर उस चीज़ का अमल करता है। तो अगर स्कूल में हम उसको अच्छी चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे तो वह घर पर जाकर भी जो है वही चीज़ को अमल करेगा। तो यह जो है क्या होता है स्वास्थ्य सेवा जो है देना एक अच्छी कारगर उपाय होता है, इसीलिए जो है ये दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, किन किन कारणों से। तो पहला होता है बड़ी संख्या होता है, ठीक है, समूह में होता है, ठीक है। उसके बाद
शिक्षा का यहाँ अवसर होता है। ओके, उसके बाद जो है बड़ी जनसंख्या होता है, नियंत्रित जनसंख्या होता है, समूह में यहाँ पे रहता है। ठीक है, रोगों को शीघ्रता से पहचान किया जा सकता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा में, वृद्धि और विकास का समय होता है और यह बड़ी जनसंख्या होता है यहाँ पे। ठीक है, यही कारण है कि इन्हीं सब कारणों के जरिए जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। ओके, 6 पॉइंट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में अच्छे से इसको डील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एकदम हिंदी इंग्लिश समय दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा, तो जान गए कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, क्या कारण है बताइए, तो वो तो हम लोग देख लिए। लेकिन अब इसी में चूंकि 10 नंबर में क्वेश्चन आपसे जब ही पूछेगा तो यह क्वेश्चन डिफिनिट देगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका को बताए, कि नर्स की या परिचारिका की क्या भूमिका होती है स्कूल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इसके जो है हम लोग भूमिका को देखते हैं, कार्यों को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, मतलब स्कूली स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका निम्नलिखित होती है। क्या क्या भूमिका होती है देख लीजिए। वह स्वास्थ्य की शिक्षक और सलाहकार है। जो नर्स होती है वह शिक्षक और सलाहकार की काम करती है, आप लोग को पता है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य वार्ताओं का योजना बनाती है तथा साथ ही स्वास्थ्य से संबंध में शिक्षकों और माता पिता का भी मार्गदर्शन करती है। अब नर्स जो होती है वह शिक्षक और सलाहकार के काम करती है। ठीक है, स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षक और स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम करती है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके शिक्षक को या उनके पेरेंट्स को जो है यह मार्गदर्शन करने का काम करती है, भूमिका निभाती है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका यानी नर्स की प्रमुख भूमिका स्कूल, घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखना है। स्कूल में बच्चे को सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक होती है। अब जो नर्स होती है वह स्कूल, ठीक है, स्कूल, समुदाय और घर, इन तीनों में संपर्क बना कर रखती है और बच्चे को जो है उसको सीखने और घर में उसको जो है प्रचलित ढंग से व्यवहार को, अंतर को दूर करने में सहायक होती है। मतलब जो व्यवहार घर पर बच्चे का है, अगर वो व्यवहार अगर उसको स्कूल में नहीं है, मतलब अंतर है व्यवहार में, तो इस व्यवहार के अंतर को दूर करती है। और जैसा व्यवहार वह स्कूल में रखता है, जैसे देखते होइएगा कि कोई बच्चा जो है स्कूल में कितना भी खच्चर घर पर जो है होगा, लेकिन स्कूल में जाते वह शांत हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहार में अंतर होता है। तो वह स्कूल में जो व्यवहार शांत रखता है, एकदम शिष्टाचार अनुशासन में रहता है, वह घर पर क्यों नहीं कर पाता है ऐसा। तो इसी चीज़ के अंतर को वह दूर करती है कि बच्चा जैसा स्कूल में व्यवहार करता है वैसा भी घर पर करे सबके साथ। ठीक है, ज़्यादा बदमाशी ना करे, तो यह भूमिका निभाती है। और इसके लिए वह घर में, स्कूल में और समुदाय में संपर्क बनाकर रखती है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, वह स्वास्थ्य कार्यक्रम की समन्वयकर्ता का संगठन है। अब नर्स जो होती है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जो है क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय बनाकर रखती है। ठीक है, वह स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है। मतलब जो नर्स होती है वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है, चलाती है, अभिभावकों को शिक्षण करती है। ठीक है, और गृह भेंट के जरिए परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में समझाती है। तो जो नर्स होती है उसका भूमिका जो है एक कोऑर्डिनेशन के रूप में भी होता है, समन्वय बनाने के रूप में भी होता है। वह स्कूलों, घर, परिवारों, अभिभावकों, बच्चों के बीच में समन्वय बनाती है। वह होम विजिट के जरिए परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में भी समझाती है। तो अलग अलग तरीके से वह जो है भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अब वह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। अब ये जो भूमिका में क्या क्या सेवा प्रदान सर्विस करती है देख लीजिए। इसका जो भूमिका होता है वह स्वास्थ्य मूल्यांकन में भूमिका होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ही लिखा हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर चीज़ों को आपको लिखना है, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं, तो उतना आपको माइंड लगाना चाहिए कि स्वास्थ्य मूल्यांकन क्या होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। यह नर्स के द्वारा किए गए सेवा होता है। उपचार व अनुवर्तन मतलब फॉलो अप और ट्रीटमेंट का कार्य भी करती है, भूमिका निभाती है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करती है। ठीक है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा के अंदर स्कूल स्वच्छता, वह स्कूल सैनिटाइजेशन के ऊपर बात करती है। ठीक है, पोषण सेवाएं के बारे में भूमिका निभाती है। प्राथमिक सहायकता के रूप में वह काम करती है। ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन देती है और स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाती है। तो इन सभी चीज़ों में वह भूमिका निभाती है, सेवा प्रदान करती है। और सेवा प्रदान करना भी एक प्रकार के रोल ही होता है, भूमिका ही होता है। तो यह सब भी भूमिका ही है, जैसे स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, उपचार देना, प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना, स्कूली स्वच्छता के बारे में बताना, पोषण सेवाएं देना, प्राथमिक सहायता देना, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना, स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो गए, ये सब जो है नर्स के द्वारा दिया जाने वाला सेवा हो गया, या कहिए तो भूमिका हो गया। इन सब चीज़ों में भूमिका निभाती है नर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये 8 पॉइंट में 2-2, 3-3 लाइनें लिखना पड़ेगा कि कैसे नर्स अपनी भूमिका, यह 8 पॉइंट जो है इसमें कैसे कैसे भूमिका जो है निभाती है। ठीक है, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह फर्स्ट ईयर में भी हम लोग को सेम ही पढ़ना था, तो इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट देकर छोड़ दिया हूँ।